SBI Mutual Fund presents CNBC Awards पहला कदम सीजन 5। स्वागत है आप सभी का पहला कदम सीजन 5 के इस खास एपिसोड में, जहां पर हम एक लंबे अरसे के बाद आपके पास फिर से आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना वायरस के चलते आई एम श्योर आप पहला कदम के खास एपिसोड्स को मिस कर रहे थे। लेकिन अब आपकी आर्थिक जिंदगी ने जिस तरह का मोड़ लिया है, जिस तरह की करवट ली है, उससे आप कैसे निपटेंगे, पहला कदम के आज के एपिसोड का मकसद यही है। और हमारे साथ इस खास चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं एसबीआई के चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह और साथ ही आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। आप दोनों का ही स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस जैसी इस महामारी से आप और आपके घर वाले, आपका स्टाफ सेफ हैं, सुरक्षित हैं। चर्चा की शुरुआत करती हूँ मैं डीपी जी आपके साथ। किसी को उम्मीद नहीं थी, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और इस तरह का समय जहां पर आपकी लाइफ में फिलहाल कुछ भी सर्टेन नहीं है। लेकिन अगर मैं आर्थिक लाइफ की बात करूं, आपके निवेश की बात करूं, आपकी अर्निंग्स की बात करूं, कहीं ना कहीं इन सब पर हमने देखा है चोट लगी है। क्या कहेंगे आप इस तरह के समय को? कविता जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो समय है इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इसने बहुत सी सीख दी है। हम अक्सर जो बात करते थे एक कागजी तौर पे हो जाता था कि भाई इमरजेंसी फंड की क्या महत्वता होती है, और हम अक्सर बात करते थे वन मस्ट सेव फॉर रेनी डेज। और अभी क्या है, इसमें इसका एक्चुअल उसका महत्व क्या है, इसकी क्या मान्यताएं जो हम कहते हैं, इसकी जरूरत कब पड़ती है। तो इस वक्त में जब लोगों का जैसे आपने बोला, कई लोगों की सैलरी नहीं मिली, या कई लोगों के पास ऐसा हो गया कि वो घर पे बैठे हैं, उनका रोज कमाना रोज खाने वाला काम होता था, तो वो उन लोगों को समझ में आया कि रेनी डे के लिए कमाना, जो निवेश करना एक अति आवश्यक जो चीज है, जो जिसको भूलना नहीं चाहिए। और जिसने भी किया है उसको ये इस समय में बहुत फायदा हुआ है, उसको कोई ज्यादा पेन फील नहीं हुआ। तो ये जो चीज है, इस टाइम में दो चीजें हुई हैं। एक तरफ हम उन व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने अपना रोजगार खोया या जिनकी कमाई बंद हो गई। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनकी कमाई ऐसे बनी रही, क्योंकि वो एक अच्छे नौकरी में थे जहाँ की सैलरी का कोई लॉस नहीं हुआ, पर घर पे बैठे थे, तो उनकी जो निवेश करने की क्षमता है वो बहुत बड़ी है इसमें। तो उन्होंने ये समझा कि ये इस टाइम को ऐसा यूज किया जाए कि ताकि वो अपने इस जो इस समय जो निवेश करेंगे उसको आने वाले टाइम में कोई पता नहीं है, कोई अनसर्टनिटी है, तो उसमें कैसे यूज किया जा सकता है। तो बहुत सी शिक्षा मिली है इस समय में। आई थिंक जब ये जो भी गलत चीज होती है वो कभी बहुत ज्यादा लंबे समय तो नहीं चलती। पहले भी हिस्टोरिकली हमने देखा है, जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम कभी आती है तो थोड़े टाइम के बाद अगर मार्केट का देखें या ओवरऑल सोसाइटी में देखें तो ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ऐसे समय में जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो निवेश करने का नजरिया, निवेश की तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल बदलेगा, और उसमें से बहुत सी अच्छी चीजें भी निकल के आएंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने क्लियरली दो सिनेरियोज हाईलाइट किए हैं। एक ये सिनेरियो है फिरोज, जहां पर जॉब लॉस, पे कट्स का खतरा मंडरा रहा है आपके सर पर, और दूसरा आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो भी काफी हद तक अब कम हो गए हैं। आप बाजार में काफी अरसे से हैं, आपके काफी सारे क्लाइंट्स भी हैं फिरोज। जिस तरह की बाजार की चाल हमने देखी है, एक तरफ तो आपकी अर्निंग्स कम हुई है, दूसरी तरफ आपने जो निवेश किया है वो भी पूरी तरह से टैंक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बाजार में ऐसी अब तक कितनी साइकिल्स आई हैं जहां पर हमें एक रे ऑफ होप दिखाई देती है कि जब ये समय खत्म हो जाएगा तब आपका निवेश न सिर्फ आपको कमा कर देगा बल्कि दोगुना कमा कर देगा, और आपकी अर्निंग्स भी कहीं ना कहीं पटरी पर आ ही जाएंगी? आई थिंक जैसे आपने कहा कि कोई भी दौर एक ऐसा नहीं होता है, ऊपर नीचे, देयर आर गुड टाइम्स, देयर बैड टाइम्स। तो एक तो हमने एनालिसिस की, जैसे आपने कहा कि ऐसे कितने मौके थे जहां मार्केट गिरी थी 20-25%, जो हमने देखा था मार्च में होते हुए, अप्रैल में फॉलो थ्रू हुआ था उस फॉल का। ऐसे अगर हम तुलना करें तो ऐसे 10 और फॉल्स हैं लास्ट 20-25 सालों में इंडियन कैपिटल मार्केट्स की हिस्ट्री के, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के। तो उसमें से बहुत सारे इंस्टेंसेस में मार्केट ने बाउंस बैक किया, प्रीवियस ऊंचाई को मात देके उससे भी हायर लेवल्स पे लेके गई मार्केट की लेवल्स को।
डिमांड एंड सप्लाई। सेकंड, सबसे लंबी अवधि रिकवरी की सिर्फ 2.5 साल की थी, मतलब 3 साल के भीतर सब इंस्टेंसेस में बाउंस बैक देखने को मिला, प्रीवियस पीक को वापस रिट्रेस किया था मार्केट ने। सो ये एक डेटा है। और ऐसा ही डेटा यूएस मार्केट्स पे, जहां पे ज्यादा डेकेड्स की हिस्ट्री है, वहां देखा तो 25 ऐसे फॉल्स मिले और हर 25 फॉल में आपको बाउंस बैक देखने को मिली। 24 फॉल ने 3 साल के अंदर अंदर वो रिकवरी दिखाई और उससे काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। सो दैट पॉइंट जो डीपी साहब कह रहे हैं, उसका डेटा भी देखें तो क्लियरली वो पॉइंट जो तजुर्बे से डीपी सर के कह रहे हैं, वो दैट इज सब्सटैंशिएटेड बाय ऑल इंस्टेंसेस, पॉइंट 1। एंड सेकंड पॉइंट कविता जी ये है कि जो सिचुएशंस है, ये दौर जो है सीखने का दौर था। रिस्क की क्या महत्वपूर्णता है वो हम सबको समझ में आई है। कई किस्म के रिस्क होते हैं। इस दौर के बाद हर इंसान को, हर निवेशक को, हर प्रोफेशनल को, हर बिजनेस ओनर को ये रिस्क, बहुत सारे रिस्क जो है वो लिस्ट डाउन करने चाहिए। ना कि जस्ट फाइनेंशियल रिस्क, हेल्थ रिस्क होता है, लाइफ रिस्क होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है, इमरजेंसी फंड्स जो कहा था, ये सब रिस्क को मिटिगेट करने की एक रणनीति बनाना इस दौर के बाद बहुत जरूरी है। और तीसरी पॉइंट, मार्च, अप्रैल और अब जब हम जुलाई में बैठे हैं तो ये क्लियरली देखने को मिला है कि प्रीवियस फॉल्स में जैसे निवेशक पैनिक करते थे, इस फॉल में पैनिक के बदली एक सांत्वना सी थी एक निवेशक में, विच इज अ वेरी बिग चेंज। 2008 देख लीजिए, 2013 में भी काफी गिरावट देखने को मिली थी। तब जब निवेशक फोन करते थे वैसे दौर पे, तो कहते थे कि मेरा पैसा निकाल दो। अब वो ये नहीं कहते थे पैनिक सेलिंग करें। सो आई थिंक जो इंडस्ट्री ने एजुकेशन इनिशिएटिव 2013-14 से स्टार्ट किया है, उसका जो सही मायने में इन्वेस्टर का जो बेनिफिट हुआ है पैनिक करके एग्जिट ना करने का, और जो बाउंस बैक हुई है 20-25% की, उसका फायदा लेने का, आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ दैट इन्वेस्टर एजुकेशन हुई है और इन्वेस्टर बिहेवियर काफी चेंज हुआ है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जी, चलिए, तो आपकी बात से हम ये तो कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण तो है यहाँ पर, जो साफ तौर से दिखाई दे देगी, और जब हम आपके साथ हो तो फिर आपको अपने निवेश को लेकर, अपनी आर्थिक रणनीति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। डीपी जी, साफ तौर से हमने देखा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को आर्थिक राहत मिले, इसलिए सरकार ने भी काफी सारे कदम उठाए, जहां पे उनके लोन्स को लेके मोरेटोरियम पीरियड लगाया गया है। कई बैंकों ने जो है अपने मिनिमम बैलेंस अकाउंट जो उनको मेंटेन करने थे उस पर बहाली कर दी। एटीएम विड्रॉल्स को लेके जितने चार्जेस थे वो भी कम कर दी। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत सारे कदम लेकर तो आगे आई है, लेकिन अब हमने देखा कि जुलाई आते आते बहुत सारे नियम जो 3 महीने के लिए लगाए गए थे वो अब खत्म भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ राहतें अभी भी यहाँ पर लागू है। अब हमारी आगे की जिंदगी हमें कैसे निपटानी चाहिए या कैसे जीनी चाहिए, क्योंकि आपने बताया इमरजेंसी फंड आपके पास होना बहुत जरूरी है। जिनके पास अब तक नहीं था डीपी जी, वो तो अभी रियलाइज कर ही चुके हैं कि इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब हमारे रोजमर्रा के खर्चे हम कैसे निपटाएं, जो कि अभी हाल की स्थिति में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बार जब जीवन सामान्य हो जाएगा तो आपको इस पे कट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पे कट की स्थिति है तो आपको अपनी नॉर्मल लाइफ तो जीनी पड़ेगी, अपना निवेश भी आपको जारी रखना पड़ेगा। तो अभी एक एक करके आप हमें समझाएं कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए साफ तौर से, दीपी जी। देखो, 2-3 चीजें मैं आपकी बोलूंगा। सबसे पहले तो जो आपने बोला कि सॉरी, ये जो गवर्नमेंट ने ये राहत दी, मोरेटोरियम दिया या आपके चार्जेस कम किए, बहुत अच्छी बात है। परंतु जहां तक मोरेटोरियम का सवाल है, वो आपको ये बात पूरी, जो भी ग्राहक हैं या निवेशक हैं या जिन्होंने ऋणधारी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये उन्होंने कोई माफ नहीं किया, इसको सिर्फ एक्सटेंड किया है। जब एक्सटेंशन की है तो अगर आप ब्याज अभी नहीं देंगे तो आपको बाद में देना तो है ही, ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपकी इस स्थिति में है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं तो जरूर दीजिए उसको। सिर्फ इसको, ये राहत को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें कोई बेनिफिट हो रहा है। आपका इस समय के दौरान जो ब्याज लगेगा, अगर आप अभी पे नहीं करेंगे तो उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। एक तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जो सरकार ने जो भी किया है, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को देख के किया है कि आपकी लिक्विडिटी इम्पैक्ट ना हो। अभी आपको ये राहत दी जाए ताकि मतलब आपका अकाउंट एनपीए ना हो जाए या
ऐसा है, परंतु आपको देना है, क्योंकि अगर बैंक की तरफ से देखा जाए तो बैंक भी, जब हम लोगों ने ही बैंक में पैसा जमा किया है तो उसके ऊपर बैंक ब्याज देना थोड़ी ना बंद कर रहा है। अगर उस बैंक ने ब्याज देना है तो बैंक ने ब्याज लेना भी है, तो दोनों तरफ से रहेगा। तो उस वक्त उस चीज को ज्यादा महत्व ना देके सिर्फ अपनी डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे तो करना शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज जो सामने आई है वो है एसेट एलोकेशन। अगर आपने अपना एक और जो शिक्षा मिली है कि अगर आपने अपना पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेट क्लास में रखा है, सपोज इक्विटी में ही रखा है, तो इक्विटी तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उस टाइम 30-40% गिर गई थी, और अगर आपको पैसा निकालना है तो उस टाइम पे पैसा निकालने का सही समय नहीं है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि कभी भी मेरे को जो पैसे की जरूरत पड़े वो एसेट में जो है एक डेट कैटेगरी में मेरा कुछ पैसा होना बहुत जरूरी है, जो कि बैंक डिपॉजिट का रेप्लिका है। और म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप डेट में लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो उस पर रिटर्न मिलती है वो आपके जो जनरली बैंक डिपॉजिट पे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जब आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी तो ऊपर नीचे रहेगा ही रहेगा। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक ए बैंक डिपॉजिट, बट इन एडिशन टू बैंक डिपॉजिट सम ऑफ द पोर्शन हैज टू बी इन द डेट कैटेगरी आल्सो। सो एसेट एलोकेशन इज द की। एसेट एलोकेशन का महत्व, जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे लोगों को इमरजेंसी फंड का महत्व समझाया, उसी तरह ये भी समझ में आया है कि एसेट एलोकेशन कितनी आवश्यक है। उसकी प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है हमने देखी है। और जब भी हम एक किताबी तौर पे रिस्क की बात करते हैं तो देयर आर रिस्क विच कैन बी फोरसीन, जैसे हमने बात की हेल्थ का रिस्क है या क्लाइमेटिक रिस्क है या उसमें बाजार में मंदी का रिस्क है, वो तो रिस्क होता है। पर जो रिस्क हमने अभी इस वक्त देखा, इट इज एब्सोल्युटली अनफोर्सीन। नोबडी, नो रिस्क मैनेजर इन द वर्ल्ड कुड एवर मेक आउट कि ऐसी भी चीज हो सकती है। तो उसके लिए एक बकेट वो भी होनी चाहिए, अनफोर्सीन रिस्क के लिए कैसे हमने अपना पैसा रखना है। और उसमें डेट कैटेगरी, इक्विटी कैटेगरी, अभी हम रियल एस्टेट वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो अभी किसी की सोच में भी नहीं है, चाहे मतलब हम कुछ भी कह रहे हैं। तो विद इन फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें एसेट एलोकेशन का होना भी बहुत जरूरी है, प्रॉपर एसेट एलोकेशन का बहुत आवश्यक है। जी, तो यहाँ पे गुरु मंत्र ये है कि डिसिप्लिन और साथ ही बजटिंग को आपको बहुत ज्यादा महत्व देना है। अगर आप विपद की स्थिति में हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपके जरूरी, आपके गैर जरूरी खर्चे कौन से हैं, इसमें से आप कौन से काट सकते हैं, किनको आपको कंटिन्यू करना है, और साथ ही अपने निवेश को भी आप कैसे बरकरार रख सकते हैं। लेकिन फिरोज, जब भी इस तरह की अनिश्चितता होती है और जब भी लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है खासतौर से, तो लोग अपने निवेश को सबसे पहले तोड़ते हैं। यहाँ पर मैं निवेश को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसे दे रही हूँ क्योंकि आपके लंबी अवधि के लक्ष्य जो है इससे बंधे हुए हैं। आपकी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा या उनकी शादी का, आपका रिटायरमेंट, ये आपके लॉन्ग टर्म अहम गोल्स हैं जिनके लिए आप निवेश करते हैं। क्यों इनको आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए इस तरह की फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी में? देखिए, ऐसी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी में इनको हाथ लगाने का डेफिनेटली टेम्पटेशन होगा, बट इसको नहीं हाथ लगाना चाहिए। इसके दो कारण हैं। क्योंकि ये जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म में रहेंगे ही, और ये गोल को मीट करने के लिए आप ही को चिप इन करना पड़ेगा कभी और ये गोल्स जो हैं और महंगे होते जाएंगे। तो अगर आपने आज ये गोल्स के जो इकट्ठे किए हुए पैसे अगर आपने तोड़ दिए तो आप 5-7 साल, 3 साल, 10 साल पीछे जा सकते हैं, बट ये गोल आगे नहीं जा पाएगा। तो आप अगर पीछे चले गए और गोल वहीं का वहीं है और 5 साल बाद आपको ये पैसे चाहिए, तो ये गोल फिर मीट होने की संभावना घट सी जाएगी। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए, आज की लिक्विडिटी के लिए आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। ये कहना आसान है, बट अगर पैसे की जरूरत है तो जाहिर सी बात है लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप 3 दिन में पैसे को एक्सेस कर सकते हैं। बट ये याद रखें कि इनमें शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं। आप ओवरड्राफ्ट ले लें इस पे या फिर लोन ले लें, ताकि कमिटमेंट रहे। जो डीपी साहब ने कहा, डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आपने इस पे कम ब्याज दरों पे लोन लिया क्योंकि ब्याज दरें कम हो रही हैं, तो एक आपने टेम्पररी उस इन्वेस्टमेंट्स पे लोन लिया हुआ है, और जैसे आपकी कैश फ्लो ईज आउट हो तो लोन पे कर दीजिए। गिरते हुए ब्याज का आपके एफडीओ पे, आपके डेट के रिटर्न पे फर्क तो पड़ ही रहा है,
तो लोन पे जो जितना हुआ ब्याज है उसका फायदा लीजिए और इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिए। इस पे भी हमने एनालिसिस की थी। एक निवेशक जो है डिस्टर्ब करे बगैर इन्वेस्ट करता है और एक 3 बार 10 साल में डिस्टर्ब करता है 6-6 महीने के लिए खराब पीरियड, तो आउटपुट में दुगने का असर है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के निवेश को तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इस तरह के माहौल में, इस तरह के बाजार में अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या आपको वो कर लेना चाहिए? कहाँ से आपको निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? किस तरह का एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन आपको फॉलो करना चाहिए? इस पर हम लेंगे हमारे पैनलिस्टों की राय, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC Awards. वेलकम बैक। तो लॉकडाउन के बाद आपकी फाइनेंशियल जो गाड़ी है वो कैसे पटरी पर आएगी, पहला कदम के इस एपिसोड में हम इसी पर बात कर रहे हैं और फिरोज अजीज और डीपी सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डीपी जी, और अब उस मुद्दे पे फोकस करते हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। हमने कहा कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं है आपके पास इमरजेंसी फंड तो इस तरह की स्थिति में अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी अहमियत क्या है। लेकिन अब अगर आपको अपना निवेश शुरू करना है तो किस तरह से आपको कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले आपने चर्चा में कहा कि डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन को आपको बहुत अहमियत देनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार काफी अनप्रेडिक्टेबल है और जिस तरह की अनिश्चितता बनी हुई है, किस रूट के जरिए अपना निवेश शुरू करें, किस तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, निवेश को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आज का जो माहौल है उसमें अगर किसी को अपना निवेश करना है तो पहले तो ये बात देखो समझनी पड़ेगी, अनसर्टेनिटीज तो बहुत है। अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं इसको अभी इक्विटी में कर दूं, इक्विटी ऊपर जाएगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इमीडिएट फ्यूचर में ऊपर चली जाएगी। तो उसमें इक्विटी में वही पैसा लगाना चाहिए जिसके लिए जो एक वैसे भी एक गोल्डन रूल है जिसको आप 3 से 5 साल तक कम से कम रख सकते हैं। अगले 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, दिस इज एनीबॉडीज गेस नाउ, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट रिमेन आउट ऑफ इक्विटीज। तो किसी व्यक्ति ने अगर आज अपना निवेश स्टार्ट करना है तो उसको डिसिप्लिन वे में एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर के थ्रू he or she can put money in a money market fund or in a low duration medium term kind of fund, जहां पे उसको एक बैंक डिपॉजिट के बराबर या उससे ज्यादा का अपना रिटर्न भी मिलता रहे, और उस फंड में से सिस्टमेटिक तौर पे कुछ पैसा इक्विटीज में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगेन ये डिपेंड करेगा उसकी रिस्क कैपिटेट कितना है। अगर रिस्क कैपिटेट ज्यादा है तो वो 40 से 50% का जो सिस्टमेटिक ट्रांसफर के थ्रू अगले 1 साल में कर सकता है। अगर 1 साल से कम है तो उसमें वो ऐसा कर सकते हैं कि भाई 20% के करीब कर ले और उसके जो ज्यादा पैसा है 1 साल के बाद कर ले। कुछ ना कुछ पैसा तो इक्विटी में डालना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना है, क्योंकि इक्विटी ही एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल सकता है। अदरवाइज तो आपको इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न या उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी के में डालना तो जरूरी है ही। ऑलराइट, तो यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन का आपको ख्याल रखना है और वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी से बेहतर और क्या ऑप्शन होगा। लेकिन अब फिरोज, इक्विटी में भी कहाँ निवेश करना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट एक आधा महीने से अगर हम देखें तो ETFs जो पैसिव तरीका है निवेश का, वो अपने एक्टिवली मैनेज्ड फंड से काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जहां पर हमने देखा कि फंड्स पे बाजार की वजह से थोड़ी सी मार पड़ी है, NAVs गिरे हैं, हालांकि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो ये सब चीजों की आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन चुनाव क्या करें? ETF में भी कुछ आपका एक्सपोजर होना चाहिए, कुछ परसेंटेज का निवेश उसमें भी होना चाहिए, क्या पूरी तरह से आपको एक्टिवली मैनेज फंड में जाना चाहिए? मेरा ये स्ट्रांग मानना है कि फंड मैनेजरों की काबिलियत इन्वेस्टर को यूज करनी ही चाहिए। आज अगर ETF ने 6 महीने 1 साल अच्छा परफॉर्म कर लिया और एक्टिवली मैनेज फंड से थोड़ा 1-2% कम रिटर्न दे दी तो कोई बड़ी बात नहीं है।
बट मेरा ये मानना है कि 3 साल और 5 साल के भीतर अगर आपका निवेश 3 to 5 years का टाइम फ्रेम हो, तो एक्टिव फंड मैनेजर्स एटलीस्ट 1 से 2% इंडेक्स फंड से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो लंबी अवधि में बहुत बड़ी मात्रा में आपको मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पे मिलता है. सो माय वोट वुड बी फॉर एक्टिव मैनेज फंड्स. जी, यहाँ पर गोल्ड की कहानी पूरी तरह से बदल गई है. जब भी हम देखते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता का माहौल होता है, अब लोगों का रुझान, भरोसा जो है वो सोने की ओर बढ़ता है, जो कि हम देख रहे हैं जिस तरह से कीमतों में इजाफा हो रहा है. अगर आपने अपना पोर्टफोलियो में सोने को एक्सपोजर दिया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अब बढ़े हुए भाव में भी क्या आपको निवेश करना चाहिए, टीपी जी? तो मैं अपने आपके पहले क्वेश्चन की तरफ ही आऊंगा, जो सबसे पहले हमने बात की थी, एक हेज अगेंस्ट दी अनसर्टेनिटीज, और जिसमें हमने कहा था कि इमरजेंसी फंड या उसके लिए सोने में अगर आप निवेश करते हैं तो एक बात समझ में आती है, और सोने को एज एन एसेट क्लास लेना वो कोई बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि सोने में जो अगर देखा जाए तो जब भी अनसर्टेनिटीज होती है तभी ही सोने का भाव बढ़ता है. उसके लिए वन पोर्शन ऑफ योर, जब जो हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं उसके जरिए अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का 5% 10% अपना सोने में लगाया है वो तो ठीक है, बट ऐसे इसको एसेट क्लास मान के लेके जाना कोई ज्यादा किसी भी तरह से ठीक नहीं रहता, क्योंकि आपने देखा होगा हिस्टोरिकली भी कि इनका ऐसा नहीं होता कि ओवर पीरियड ऑफ 3 year और 5 year सोना एक बड़ा रिटर्न देगा. जब भी आता है एक स्पाइक आता है, उसके बाद 10-20 साल कुछ नहीं होता. और अब ऑलरेडी जब ये 49-50 हजार के रेट चल रहा है 10 ग्राम का, तो उस वक्त यहाँ पे सोने में इन्वेस्ट करना इट्स एनीबॉडीज गेस के क्या रिटर्न आएगा. तो मतलब उसमें कोई ज्यादा मेरी तरफ से अगर मेरे को कॉल लेना है तो मैं नहीं लूंगा. ऑलराइट, तो फिरोज अब इस मुद्दे पे आते हैं जहां पर अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो अब आपको डाइवर्सिफिकेशन में कैसे बदलाव करने की जरूरत है, यानी अपने पोर्टफोलियो को आप कैसे शफल अप करें? पोर्टफोलियो को रीबैलेंस और रीशफल करने से पहले आपको अपनी एलोकेशंस डिसाइड करनी पड़ेगी. फिर उसके बाद आपके करंट एलोकेशंस और आपके डिजायर्ड एलोकेशन में डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको कहते हैं गैप. तो पहला स्टेप है आप पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट बी आपको आपकी करंट रणनीति क्या होनी चाहिए. सो करंट रणनीति आपकी ये होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो इक्विटी की एलोकेशन है, लेट्स अज्यूम 50% 60% तक आप इक्विटी में बिल्कुल रख सकते हैं आज के वातावरण में. और सेकंड, प्रोडक्ट सिलेक्शन में मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में क्या एलोकेशन होनी चाहिए इक्विटी साइड पे. मेरे हिसाब से 70 होनी चाहिए लार्ज कैप में, 30 होनी चाहिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में 0 होना चाहिए. और आपको एटलीस्ट 8 फंड होने चाहिए, बट एक लार्ज पोर्टफोलियो के लिए. अदरवाइज 3-4 फंड में काम हो जाता है. तो एक लार्ज कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड, एक मिड कैप फंड, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मल्टी कैप फंड्स की जरूरत पड़ सकती है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन कविता, एसेट एलोकेशन पे क्लैरिटी लाएं, स्टेप 1. स्टेप 2, मिड कैप लार्ज कैप में रहें, स्मॉल कैप में ना जाएं. अगर रिस्क आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्मॉल कैप्स की जो वॉलेटिलिटी होती है, जो उतार चढ़ाव होता है, वो लार्ज कैप के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा होता है. तो ऐसे समय में स्मॉल कैप्स में वेंचर आउट करना एक अच्छी बात नहीं है. माना कि वैल्यूएशंस थोड़ी करेक्ट हुई है वहां पे, बट आई थिंक इट मेक्स सेंस लार्ज कैप और मिड कैप में रहें. 70% लार्ज कैप, 30% मिड कैप इज अ गुड स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 1.5 years. फिर उसके बाद अलोकेशन वापस आपको रिव्यू करना पड़ेगा. ऑलराइट, डीपी जी यहाँ पर कुछ और पॉइंट इलैबोरेट करना चाहते थे? हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम हमेशा जब भी इक्विटी की बात करते हैं या हम ये कर देते हैं कि लार्ज कैप में कितना होना चाहिए, मिड कैप में, मेरे हिसाब से जो आपका डेट पोर्शन है उसमें भी ये बात करना बहुत जरूरी है. कितना मनी मार्केट में होना चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में होना चाहिए और कितना लॉन्ग टर्म में होना चाहिए. वो भी उतना ही जरूरी है जैसे हम लार्ज कैप और मिड कैप की बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो नया निवेशक है वो खास तौर पे एक अच्छा खासा पोर्शन डेट में लगाता है. अगर उसको पैसा 1 साल के अंदर चाहिए तो नेचुरली उसको 1 साल के अंदर लेने के लिए और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लॉन्ग टर्म कॉल नहीं ले सकता. ले भी सकता तो टैक्टिकल कॉल हो सकती है. अगर आपका विचार है कि आने वाले समय में ब्याज की दर गिरने वाली है तो कुछ पैसा टैक्टिकली वहां पे लगाया जा सकता है.
but major portion has to be in a money market fund where mark to market is less, where volatility is less, and which is giving you stable returns. ऑलराइट, और जहां तक एडवाइजर की बात है, पहला कदम का यही काम है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर गाइड करे और कैसे आप अपने निवेश से ज्यादा कमा सकते हैं, हम आपको बताते हैं। लेकिन चलिए इस चर्चा को यहाँ पर बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ब्रेक लेनी है। लेकिन ब्रेक के बाद अगर आपके गोल्स नजदीक आ गए हैं या अगर आपका जो निवेश की जो अवधि है वो ऑलमोस्ट पूरी ही हो गई है, तो आपको क्या रणनीति अब अपनानी चाहिए, कैसे अपने निवेश को निकालना चाहिए या बने रहना चाहिए, जानेंगे फिरोज से और डीपी सिंह से इस छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहला कदम सीजन 5 का ये एपिसोड जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद आपकी आर्थिक जिंदगी ने अब जो मोड़ लिया है उसमें आप कैसे आगे बढ़ेंगे। फिरोज, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि मान लीजिए कोई अब रिटायर होने जा रहा है, इस तरह की स्थिति में जहां पर आपके फाइनेंसेस थोड़े अब डगमगा गए हैं, मुझे क्या कदम उठाने चाहिए? जो बहुत सालों से एडवाइजर्स कह रहे हैं और जानकार कह रहे हैं कि जैसे गोल्स नजदीक आते जाएं तो आपको अपने इक्विटी की एलोकेशन कम करनी चाहिए। तो ये जो सीख दी गई है ये समय में वेरी रेलेवेंट, ये बहुत रेलेवेंट है। तो पॉइंट 1, अगर आपने गोल्स के पहले अपने पैसे नहीं निकाले हो तो सिचुएशन अलग है, बट कभी भी ये याद रखें गोल्स जैसे पास आते हैं 1-2 साल के पहले ही आपको इक्विटी एलोकेशन कम करना पड़ता है, ताकि ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट नीचे हो जाए तो गोल के समय में आपको नीचे की मार्केट में बेचने की जरूरत, एक मुश्त बेचने की जरूरत ना पड़े। सो ये एक बहुत बड़ी सीख है कविता, बहुत अच्छा पॉइंट है। गोल अगर पास आ गया हो तो क्या करें? अगर आपने नहीं निकाला हो और इक्विटी में ही पड़ा हो तो इन माय ओपिनियन ये जैसे ही आपके गोल और पास आ रहे हैं तो आप एसटीपी के द्वारा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के द्वारा, एसटीपी नहीं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के द्वारा अपने इक्विटी के हिस्से को 12 इंस्टॉलमेंट्स में वापस डेट में ले आए, जो कि पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो गोल को थोड़ा डेफर करें और किश्तों में अपने पैसे को इक्विटी से डेट में लेके आए ताकि वो सुरक्षित रहे और गोल के समय में, गोल के पास करीब पहुंचते वक्त वो सुरक्षित रहे और आपके प्रयोग में आ सके। सो ये करना बहुत जरूरी है। आई थिंक जो निवेशक आज गोल से 2 साल, अभी गोल के लिए 2 साल है, तो आज से ही ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इक्विटी स्कीम से डेट स्कीम में जाने की शुरुआत कर देनी चाहिए आपको, और ये सीख जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए। ऑलराइट, डीपी जी, यहाँ पर डेट में अब मेरी विस्तार योजना क्या होनी चाहिए? तो इस मामले में मेरा कहना ये रहेगा कविता जी कि जो डेट का पैसा भी है उसमें फिर होराइजन का देखना बहुत जरूरी है कि आप कितने समय के लिए लगा रहे हैं। अगर आपका ये जो जैसे फिरोज बोल रहे थे गोल के नजदीक है और 1 साल में ही आपको सारा पैसा वापस लेके आना है, तो नेचुरली इसको एक लो ड्यूरेशन फंड में या मनी मार्केट फंड में रखना पड़ेगा, जिसमें कि अवधि, जो सिक्योरिटीज की अवधि है वो 1 साल के अंदर अंदर या 3 साल से कम में ही रहती है। अगर आप लंबी अवधि के सिक्योरिटी वाले फंड में डालेंगे तो उसमें मार्क टू मार्केट का रिस्क रहेगा, क्योंकि आप रिस्क कम करने के लिए ही इक्विटी से डेट में आ रहे हैं। तो डेट में एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाला जो फंड होता है, जो कि अगर 6 महीने तक है तो मनी मार्केट में रही है, और 6 महीने से 1 साल है तो उसमें शॉर्ट टर्म, और 1 साल से 2 साल तक है तो मीडियम टर्म में उसको डाला जा सकता है। अभी इसमें एक और मुद्दा भी है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो रिटर्न होती है इक्विटी में और या डेट में, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस की तरह से देखा जाता है। तो अगर किसी वजह से आपके पास कोई नॉशनल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और अगर आप उसको करना चाहें कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाके शिफ्ट करके विदाउट गोइंग आउट ऑफ द इक्विटी एसेट क्लास, तो उसको भी कंजर्व करना बहुत जरूरी है। वो एक अलग एक मुद्दा है जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं, परंतु क्योंकि अगर आप डेट में से 3 साल से पहले निकालेंगे तो शॉर्ट टर्म गेन गिना जाएगा। शॉर्ट टर्म गेन पे आपका इनकम टैक्स का रेट वही मार्जिनल रेट लगेगा जिस ब्रैकेट में आप हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इक्विटी से या किसी और सिक्योरिटी से, अगर वो है तो उसके साथ वो शॉर्ट टर्म गेन एडजस्ट हो जाएगा।
तो उसमें ये अवधि किस अवधि के लिए पैसा डाल रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ यही कर रहा है कि मेरे को बैंक डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा लेना है और मेरे को इक्विटी में नहीं जाना है, इक्विटी को जो इज अ बिग नो नो फॉर मी, तो उसके लिए ठीक है कि वो एक लंबे समय वाला जो फंड है वो ले ले, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले ले या डायनेमिक बॉन्ड फंड ले ले, जहाँ पे फंड मैनेजर अपने लियाकत के हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से मार्केट पे कॉल लेते हैं ड्यूरेशन की, तो उसमें भी किया जा सकता है। तो आपका जो एडवाइजर है, आपका जो वेल्थ मैनेजर है, ही इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड अबाउट द किस तरह से इसका एलोकेशन होना चाहिए इन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेट। ऑलराइट, तो यहाँ पर कैसे आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अगर आपके लक्ष्य ऑलमोस्ट नजदीक आ गए हैं या अगर आपके निवेश की जो अवधि है वो पूरी हो गई है तो लेकिन कुछ एडिशनल ऑप्शंस की भी हम बात करना चाहेंगे फिरोज के साथ, खासतौर से आरबीआई के जो टैक्सेबल बॉन्ड्स है जो डिसकंटिन्यू हो गए, उसके बाद हमने देखा कि फ्लोटिंग रेट पे जो है वो नया निवेश विकल्प यहाँ पर दिया गया आरबीआई की तरफ से। फिक्स डिपॉजिट्स में जहां हम जानते हैं कि जुलाई की शुरुआत से ही जो है अब उनकी ब्याज दरें घट गई है, ऐसे में क्या कुछ मात्रा में हमें इस तरह का निवेश भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए फिरोज? देखिए, जब जैसे आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का आपने उदाहरण दिया, तो मेरे हिसाब से फ्लोटिंग रेट एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है गिरते हुए ब्याज दरों में। तो मेरे हिसाब से अगर आपने एफडी ली है तो ब्याज जब नीचे जाएंगे उसमें से कोई फायदा नहीं मिलता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स वैसे समय में लेने चाहिए जहां ब्याज दरें ऊपर जाने की उम्मीद हो, ताकि आज आप 7% पे 7.25 पे एंटर कर रहे हैं और 8 भी मिलने की गुंजाइश हो। तो अब जो सिचुएशन है, और मेरे हिसाब से 3 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट्स होने वाले होंगे वो आज से कम होंगे। कितने कम होंगे, इट्स एनीबॉडीज गेस। सो मेरा ये मानना है कि फ्लोटिंग रेट में नहीं जाना चाहिए। अगर ब्याज दरें ऊपर जाने की उम्मीद हो तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड खरीदें ताकि आपको ब्याज ज्यादा मिले जैसे ब्याज दरें ऊपर जाए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एफडी की ब्याजें काफी कम हो चुकी हैं, उस पर टैक्स भी इनएफिशिएंट होता है। तो मैं तो अपने पोर्टफोलियो में अपने क्लाइंट्स को यही रेकमेंड करता हूं कि डेट साइड में 3 या 4 स्कीम्स में अपना पैसा बांटें। 6.5 से 7% की उम्मीद करना अगले 2 से 3 साल की इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम में पोस्ट एक्सपेंस गलत बात नहीं होगी। और इसमें जो डीपी साहब ने कहा था, टैक्सेशन जो है कैपिटल गेन के तौर पे आता है, ना कि इंटरेस्ट इनकम की। और कैपिटल गेन सेट ऑफ भी हो सकते हैं, जो सेक्शन 74 की जो बात की थी डीपी साहब ने कि शॉर्ट टर्म लॉसेस हो तो शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ या लॉन्ग टर्म गेन्स के साथ सेट ऑफ हो सकती है। तो ऐसे दौर में जब मार्केट गिर चुकी है इक्विटी साइड पे, तो वहां से जो लॉसेस आ सकती हैं स्कीम का बदलाव करने से, वो इक्विटी डेट फंड्स की कैपिटल गेन को सेट ऑफ कर सकते हैं। सो टू आंसर योर पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कविता जी, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं खरीदूंगा क्योंकि ब्याज दरें नीचे जाएंगी तो मेरे बॉन्ड का ब्याज नीचे हो जाएगा। पॉइंट 2, एफडी से आगे देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एफडी की रेट्स बहुत कम हो चुकी हैं और आपको वो जो 1-2% की एक्स्ट्रा कमाई पोस्ट टैक्स जो डेट फंड्स दे सकते हैं, उसको आज उससे आप वंचित ना रहे, महरूम ना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी एसआईपी और लमसम निवेश में आपको क्या बदलाव करने चाहिए, इस पर हम विस्तार से और बात करेंगे हमारे पैनलिस्टों से इस ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। वेलकम बैक। पहला कदम के इस एपिसोड में अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर, जहां पर हम बात करेंगे मनी मार्केट की। डीपी जी, अगर निवेश की शुरुआत करनी हो तो ऐसे में कोई अगर रिस्क भी नहीं लेना चाहता हो और क्लियरली डायरेक्ट इक्विटी में आने में थोड़ी सी उन्हें घबराहट हो, आपके मुताबिक किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो पहली बार म्यूचुअल फंड में आ रहा है और जो बैंक डिपॉजिट से ही, क्योंकि ये देखो ये माना ही जाता है कि म्यूचुअल फंड में जो व्यक्ति आएगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए ग्रेजुएशन फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स टू म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड जैसे कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, ये सब के बाद में दिमाग बैठी हुई है बात। और इस टाइम पे जबकि इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है तो उसमें एक नया निवेशक जो आता है वो ज्यादा इक्विटी में शायद ना कर पाए, तो उसका एंट्री पॉइंट द फर्स्ट फंड क्या होना चाहिए। तो उस सवाल का जवाब ये है कि फर्स्ट फंड तो मनी मार्केट फंड ही होना चाहिए। ही शुड हैव ए गुड एक्सपीरियंस, ही शुड मेक हिमसेल्फ फ्रेंडली विद डीलिंग विद म्यूचुअल फंड्स।
तो मनी मार्केट फंड में क्योंकि हमारा जो निवेश होता है एक ही बहुत ही सुरक्षित और कम अवधि वाले पेपर में सिक्योरिटीज में होता है, 1 साल से कम अवधि के सिक्योरिटी में होता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती, मार्क टू मार्केट रिस्क नहीं रहता, और जनरल तौर पे उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न देखने का बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जिसमें नेगेटिव रिटर्न हो। जो होता भी है तो एक दिन के लिए बहुत थोड़ा सा होता है, जो अगले 1-2 दिन में रिकवर हो जाता है और रिटर्न भी ठीक ठाक रहता है। तो इसमें मनी मार्केट इज द फर्स्ट टाइमर के लिए फर्स्ट फंड इज द मनी मार्केट फंड। हर एक फंड हाउस के अपने अपने मनी मार्केट फंड्स हैं, परंतु सबसे बड़ा जो फंड है वो हमारे मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड से है, एसबीआई सेविंग्स फंड। और एसबीआई सेविंग्स फंड जो 15,000 करोड़ का फंड है, बहुत बड़ी संख्या में उसमें जो निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो एक अच्छा फंड है क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है और उसमें लोग देख सकते हैं। तो वही वापिस आने के लिए किसी भी व्यक्ति को अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना है तो मनी मार्केट फंड इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट, और वहीं से वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर करके इक्विटी में जा सकते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर के थ्रू, और जो भी उनका जो गोल के हिसाब से जो भी फंड दिया जाएगा तो उधर से वो मनी मार्केट से शिफ्ट किया जा सकता है। ऑलराइट फिरोज, आपसे मुझे ये पूछना है, क्योंकि अब हम पहली बार निवेश करने की बात कर रहे हैं तो अक्सर लोग में कंफ्यूजन होता है कि एसआईपी से निवेश करने में ज्यादा फायदा होगा या लमसम के जरिए निवेश करने में ज्यादा फायदा होगा, एसटीपी को हम कैसे लागू करें। ये टेक्निकल चीजें हैं जो हम हमेशा ही यूजुअली शो पर इसका जिक्र करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी ये सवालों को लेकर जागरूकता इतनी कम है कि जितना हम समझाएं उतना कम है। फिरोज। कविता जी, आई थिंक बहुत सारे जो नॉमेनक्लेचर हैं, जो शब्दावली है, उसको समझाना निवेशक को बहुत जरूरी है। रिपीट करने पे ही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता है, तो आई थिंक इट्स गुड टू रिपीट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि जो नए निवेशक आए वो सही समझ के साथ आए, ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए आए और सही समझ ना हो। तो एक इन्वेस्टमेंट एक मुश्त हो सकता है या फिर सिस्टमैटिकली मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मुश्त निवेश के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी टाइम फ्रेम्स को परखें, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद ये फाइंड आउट करें कि इक्विटी में कितना जाएगा, डेट में कितना जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि कौन सी स्कीम में पैसा लगाऊं, कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मेरे पैसे मैनेज करने की क्षमता रखती है, वो तीसरा स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएं, टाइम फ्रेम्स और रिस्क समझें, उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन करें, अपने पैसे को बांटें इक्विटी, डेट, गोल्ड में फॉर एग्जांपल, और उसके बाद एसेट एलोकेशन के बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन आता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन में अच्छी एएमसीज का चुनाव करना, बड़ी एएमसीज जिन्होंने अर्जों से निवेशकों का फायदा किया हुआ है, वैसी एएमसीज का चुनाव करके फिर स्कीम्स चूज करें। ये एक मुश्त निवेश के लिए स्टेप्स होते हैं। और रहा सवाल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, सैलरीज मंथली आती हैं तो इन्वेस्टमेंट भी मंथली जरूर होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो मेरे हिसाब से हर अर्निंग प्रोफेशनल के लिए और बिजनेसमैन के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, और उसमें आप हर महीने डिसिप्लिन तरीके से, जैसे हमने शो की शुरुआत की थी डिसिप्लिन की बात करके, एसआईपी एक डिसिप्लिन लाने की काबिलियत रखता है और एक फोर्स करता है आपको मंथली सेविंग्स करने के लिए। आज के इस दौर में जो फजूल खर्च है उसको कंट्रोल किया हुआ है लॉकडाउन की वजह से, तो उस प्रथा को चालू रखें, उस हैबिट को चालू रखें, फजूल खर्च ना करें, बट इन्वेस्टमेंट्स की जो अमाउंट है आपकी मंथली सैलरी से उसको बढ़ाएं, उसको एटलीस्ट 10-15% से बढ़ाएं, ताकि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं वो ज्यादा सुरक्षित हो सके और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके। इंडिया में जो रिटायरमेंट, पब्लिक रिटायरमेंट जैसे यूएस में होता है, वो कहते हैं 401k, जिसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट सेविंग्स होती है, इंडिया में इतने स्ट्रांग नहीं है रिटायरमेंट कॉर्पसेस। सो आई थिंक आपको अपने रिटायरमेंट की सोचनी पड़ेगी। तो एसआईपी मैंडेटरी होनी चाहिए हर अर्निंग प्रोफेशनल के लिए, और सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिल सकता है। तीसरा रहा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान।
अगर एक मुश्त निवेश एक साथ नहीं करना हो, जो कि आज के दौर में बहुत कंटेम्प्रेरी है कि आज एक मुश्त निवेश करें और 6 महीने बाद मार्केट नीचे चली जाए तो एनएवी गिर जाएगी, तो आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। 6 महीने में या फिर एक साल में 6 या 12 किश्तों के माध्यम से डेट फंड्स खरीदें, मनी मार्केट फंड्स जो डीपी साहब ने कहे थे वो खरीद के इक्विटी में सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करें 12 किश्तों में, तो उसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एक मुश्त निवेश, एसआईपी और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मेरे हिसाब से एसआईपी इज प्राइमरी, ये तो मैंडेटरी होना चाहिए। अगर कमाई हर महीने है तो इन्वेस्टमेंट भी हर महीने ही होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो निवेश को लेकर ये तमाम बारीकियां तो हमने आपको समझाई हैं जो आपको अब अपने पोर्टफोलियो पर और अपनी आर्थिक जिंदगी में तुरंत प्रभाव से लागू कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसे कई सारे पहलू हैं जो आपको समझने हैं, क्योंकि एक तरह से अब आगे फाइनेंशियली आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस देना होगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए और अपने लक्ष्यों के लिए भी। वीपी जी, आपका और फिरोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहला कदम के इस एपिसोड में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। नमस्कार। SBI Mutual Fund presents CNBC Awards पहला कदम सीजन